नमस्कार, आदाब। सत्य हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर भी आप ये खास चर्चा देख रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी कि वहाँ कमल खिलेगा इन चुनावों में। ऐसा नहीं हुआ, उनका खाता तो नहीं खुला, लेकिन और अन्नामलाई को एक बड़े नाम के तौर पर वहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया। वोट शेयर में जो है उनका निश्चित रूप से एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और वहाँ की राजनीति को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ वो शख्स हैं जो एक बहुत ही भारी मार्जिन के साथ तमिलनाडु में जीत हासिल करने में कामयाब रहे। हम बात कर रहे हैं शशिकांत सेंथिल की, और 5,72,000 से ज़्यादा का इनका वोट मार्जिन रहा इनकी सीट पर। कंग्रेचुलेशंस। और वो इतनी बड़ी एक मार्जिन हो जाएगी कि आपको ये लगा था अपनी सीट पर? नहीं, मुझे तो नहीं लगा था, मगर लोग बोल रहे थे आपका गुड मार्जिन से जीतेंगे आप, मगर ये तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड इट इज़ ओनली शोज द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड अफेक्शन द पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूंसी हैव ऑन मी। दर्शकों को ये आप बता दें जिन्हें नहीं पता, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है कि नॉर्थ इंडिया के जो हमारे दर्शक हैं वो सदर्न इंडिया के डेवलपमेंट्स को नहीं फॉलो करते हैं। इनका एक बहुत दिलचस्प करियर ट्रैक रहा है। ये एक्चुअली IAS ऑफिसर थे कर्नाटक काडर से, और बाद में जब कांग्रेस के साथ जुड़े तो इनफैक्ट कर्नाटक में जो कांग्रेस वॉर रूम है उसके आप इंचार्ज भी रहे थे। हाँ। तो ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में आने का फैसला क्यों किया? तो ब्यूरोक्रेसी में आने के पहले एक स्टोरी है, क्योंकि मैं एक वेरी हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, और हमारे ब्यूरोक्रेसी तक पहुँचना भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ था एक ज़माने में। तो हम एक 50 साल में हम इस लेवल तक आए, उसके लिए सिर्फ हम कारण नहीं हैं, बल्कि एक पॉलिटिक्स था, एक सपोर्ट सिस्टम था, एक आइडिया ऑफ इंडिया था जिसने हमको उधर तक लेके आया, जितना वो इनइक्वल सोसाइटी में हमको आगे बढ़ा के लेके आया। तो वी आर अ प्रोडक्ट ऑफ दैट पॉलिटिक्स। एंड ब्यूरोक्रेसी में जब मैं था, इट वाज ऑलवेज अबाउट डूइंग व्हाट आई कैन डू। मेरी जो पाथ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर बहुत उसमें सक्सेसफुल भी रहा ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे बहुत प्यार मिला और लोग मुझे बहुत मानते थे। बट 2002 से जब हम पढ़ रहे थे इस देश में, हम दूसरे एक पॉलिटिक्स में हमको देखने मिला, और वो पॉलिटिक्स एक डिफरेंट टाइप का पॉलिटिक्स था। वो इंटीग्रेटिव पॉलिटिक्स नहीं था, वो डिवाइसिव पॉलिटिक्स था। तो गुजरात में जब गोधरा इंसिडेंट हुआ था, तब से मेरे मन में माइंड में ये था, ये एक चुनाव में जीते हुए एक सरकार वैसे इंसिडेंट में कैसे भाग ले सकती है, या हाउ वाज इट पॉसिबल इवन टू अलेज दैट द गवर्नमेंट कैन डू दिस। तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट पॉलिटिक्स। एंड जब 2014 में जो व्यक्ति उसमें प्राइमरी अलेज्ड पर्सन था, जब वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना, और बना भी ऐसा विद अ लॉट ऑफ मैन्यूवरिंग, एंड आई वाज वेरी एप्रीहेंसिव कि इस देश का जो आइडिया है वो भी डिस्टर्ब होगा। और 2014 से 2019 तक मैं उनका पॉलिटिक्स, बीजेपी का पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखने लगा, और मुझे इतना समझ में आया कि ये जो पॉलिटिक्स है ये एक मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स है, फासिस्ट पॉलिटिक्स है, और इसके रिज़ल्ट तो कोलैटरल डैमेज ही होगा। फिर 2019 में जब उन्होंने वापस आया और विद अ बिगर वोट शेयर, दैट इज़ व्हेन आई थॉट इट इज़ नाउ माई टर्न टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिक्स विच ब्रॉट मी अप। तो अगर कुछ चीज़ को हम चाहते हैं उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो और इस प्रोटेक्शन की बात आपने अपने शपथ ग्रहण के दौरान की, बिकॉज आपने बात की कि हमें हमारे दलितों को, मार्जिनलाइज्ड को, आदिवासियों को हमें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। तो इट वाज अ कॉन्शियस कॉल फॉर यू। आई ड्यूरिंग माय ओथ टेकिंग आई टोल्ड दैट वी शुड स्टॉप दिस एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट जो माइनॉरिटीज़, दलित्स और आदिवासीज़ के ऊपर खासकर अभी चल रहा है, फिज़िकली, मेंटली
और उसके द्वारा जो पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतने का एक सिस्टम है उसको हमको बंद करना है करके मैंने एक स्लोगन दिया था यहाँ। मैं काफ़ी सालों से क्योंकि पॉलिटिक्स कवर कर रही हूँ, वैसे तो मुझे कोई आपत्ति नज़र नहीं आती है कि आप ये बातें ओथ टेकिंग के वक्त आप उठाते हैं, लेकिन एक जो पहले पॉलिटिक्स का दौर था उसमें यूजुअली ओथ टेकिंग यूज्ड टू बी अ सिंपल अफेयर। अब लोग एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाने लगे हैं उसके ज़रिए, भले ही वो असदुद्दीन ओवैसी साहब टॉक्स अबाउट पैलेस्टीन ड्यूरिंग दैट, आप बात कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरी हो गया है करना, गिवन कि क्योंकि इतना पोलराइज्ड हो गया है आज की तारीख में, खुद पार्लियामेंट भी, सदन में गरिमा नज़र नहीं आती है, या एक पॉलिटिकली एक जो है क्या ज़रूरी है इस वक्त इस तरह के स्टैंड्स लेना इवन ड्यूरिंग ओथ टेकिंग? अभी ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं ना लास्ट पार्लियामेंट भी कितना वन साइडेड हुआ था, सबका वॉइसेस का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। Mics were switched off, people were sent out, 150 MPs were suspended। तो आजकल के ज़माने में अभी ऐसे सिचुएशन हो गया कि हमको जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है वहाँ से हमको बोलना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ वहाँ पे जितना भी वॉइस है उसमें पूरा हेट ही फैला जा रहा है। जब लोग बोलते हैं बहुत वेरी पोलराइजिंग स्लोगन्स, Why don't we say something for the our own people? इसमें पोलराइजिंग की बात कुछ नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है, और जब किसी के ऊपर एट्रॉसिटी चलता है उसको बंद करने के लिए हमको वॉइस उठाना ही पड़ेगा, जो पार्लियामेंट के अंदर हो बाहर हो। कोई आपको लग रहा है कि कुछ बदलेगा? जो हमने विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, खैर उस वक्त तो आप थे नहीं, लेकिन उस वक्त जैसा 150 लगभग पार्लियामेंटेरियंस को सस्पेंड कर दिया गया, ओम बिरला जी ही स्पीकर थे, और अभी भी जो एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि दूसरे पार्लियामेंटेरियंस को चुप होकर बैठ जाइए, दीपेंद्र हुड्डा को बोल रहे हैं, या माइक ऑफ करने की बात आ रही है, क्या कुछ बदलेगा विद द फैक्ट कि ऑपोजिशन की नंबर्स इंक्रीज हुई हैं? नहीं, उनके तरफ से कुछ नहीं बदलेगा। मुझे तो बहुत क्लियर कट आइडिया है ये लोग कौन है, और इसका हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमको इनको समझने के लिए बहुत तकलीफ़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कौन है सबको पता है, और हिस्ट्री ने इतने बार इनको दिखाया दुनिया को। मगर इस बार अपोजिशन से स्ट्रेंथ है, और अपोजिशन से क्वालिटी भी है, और अपोजिशन के पीछे पीपल्स वॉइसेस भी है, तो उसको वो लोग इतना इजी नकार नहीं सकते। और ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको कंसल्टेशन या डिस्कशन पसंद नहीं है, और ये जो लोग हैं वो ऑर्डर चाहने वाले हैं, उनको ऑर्डर चाहिए, और वो लोग बहुत इरिटेट होने वाले हैं अपोजिशन से, क्योंकि अपोजिशन इज representing the voices of people, and if you don't allow them to speak, they will have to do what they have to do in the parliament. तमिलनाडु के अंदर में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, डबल डिजिट हो गया है, और एक तरीके से जो बाईपोलैरिटी देखने को मिल रही थी ज़्यादातर कि AIADMK या DMK, वो बाईपोलैरिटी भी आज की तारीख में वहाँ पर नहीं है। तो क्या वजह है कि वहाँ पर धीरे धीरे ही सही, लेकिन बीजेपी की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है? तो एक बीजेपी का एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, ये डिस्कस करने की बात है, मगर AIADMK जो था, इनको सिस्टमैटिकली बीजेपी ने ख़त्म ख़त्म कर रहे हैं, अभी भी है, मगर इट हैज़ बीन ऑलवेज बीजेपीज मेथड टू गेट इनटू अलायंस विद समबडी एंड किल देम एंड देन टेक द पोजीशन। It has happened in Orissa, it has happened in West Bengal, it has happened everywhere। तो AIADMK का सिचुएशन भी वही जा रहा है, और अभी ये लोग तमिलनाडु के अंदर they have only been able to reach the upper caste, जो सोशल जस्टिस मूवमेंट से थोड़ा नाराज़ थे, उनका थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। मगर अभी ये जो नंबर दिखा रहे हैं ये एक्चुअल नंबर नहीं है, क्योंकि इनके साथ अभी एक बहुत बड़ा पार्टी था, पटाली मक्कल कट्ची PMK, विच इज़ अ वेरी कास्ट, उनका 23 अराउंड पॉपुलेशन है, और उनका वोट शेयर, जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी के जो भी वोट पड़ा वो PMK के वोट था। तो आई डोंट थिंक दैट इज़ द एग्जैक्ट नंबर और फिगर, बट बिकॉज ऑफ AIADMK's वीकनेस देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ शिफ्ट। बट जैसे ही AIADMK वापस अलाइव हो जाएगा, या उनको उस स्पेस को अगर कोई और पार्टी लेंगे, जैसे कांग्रेस भी ले सकता है, आई डोंट थिंक तमिल पीपल आर रेडी फॉर और नेवर विल एक्सेप्ट BJP's आइडियोलॉजी।
व्हाट विल इट टेक ताकि कांग्रेस की जो है वहाँ पर प्रेजेंस और मजबूत हो सके? नहीं, कांग्रेस को बहुत सारे काम करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनली वहाँ वीक हो गए थे। तो हमारा मगर हमारा लेगेसी है उधर कामराज का, अभी भी सब लोग कामराज की रूल ही चाहते हैं। तो लेगेसी है, काडर भी है, हमको ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको इंटरनली बहुत काम करना पड़ेगा। तो वो हम काम शुरू कर दिए ऑलरेडी, वो भी होगा मेरे हिसाब से। दैट विल ऑल्सो शॉर्टली हैपन। जैसे एक लास्ट इश्यू, बिकॉज नीट का इश्यू लगातार गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर आज आप लोग इनफैक्ट चाह रहे थे कि डिस्कशन हो, जो होने नहीं दिया गया। एंड तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो लगातार इनफैक्ट वो नीट के खिलाफ रेजोल्यूशन भी पारित कर चुका है कि नीट को स्क्रैप किया जाए, ओल्ड एग्जाम से जो फॉर्मेट है आप उसको लेकर आएँ। एज अ ब्यूरोक्रेट व्हाट डू यू सी कि क्या खामी हो रही है एनटीए के साथ में? एनटीए की सिस्टमिक क्या गड़बड़ी है? क्या एनटीए को पूरी तरह से स्क्रैप कर देना चाहिए? ब्यूरोक्रेट इज दैट इज वन पार्ट, बट वी हैव अ लार्जर प्रॉब्लम विथ नीट. You know, as I told you, I come from a very humble background, and without a kind of politics, my positioning here would not have been possible. जैसे सिविल सर्विस में भी मेरा अच्छा रैंक था, एंड क्यों मगर 50 years पहले ये सब पॉसिबल ही नहीं था. तो अभी जो मेरिट के ऊपर हम एक सोसाइटी जो बना रहे हैं, मेरिटोक्रेसी जो बोलते हैं, वो मेरे हिसाब से एक अच्छी तरीका नहीं है सोसाइटी को स्ट्रक्चर करना. क्योंकि ये जो मेरिट का आइडिया जो है, जो इवन मिडिल क्लास ले चुका है, हाँ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरिट इम्पोर्टेंट है. मगर पैसा जितना चांस के द्वारा आता है आपके लाइफ में, लाइक आप किसी अमीर माँ बाप का बच्चा पैदा होते हैं, तो मैंने उसके लिए आप कुछ नहीं किए, मैंने वो बाई चांस हुआ है, प्रिविलेज था. तो अभी उसको प्रिविलेज मानते हैं. मगर मेरिट जो है वो भी आता है किसी अच्छे माँ बाप के घर में पैदा होने से ही आता है. ऐसे नहीं आप कहीं प्लेटफॉर्म में पैदा हो गया और आपको मेरिट मिल गया. तो ये मेरिट भी चांस का आइटम ही है ना. ये पूरा आपका ये नहीं है, इसका बहुत कॉम्बिनेशन है. तो मेरिट को अभी सेंटर में रख के ये लोग एक सोसाइटी को बढ़ाना चाहते हैं. It is very similar to a modern caste system by which you can filter out all the underprivileged. अब तमिलनाडु में देखिए, हमारा एक सिस्टम था जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे डॉक्टर बनते थे, और बहुत बढ़िया डॉक्टर बनते थे. जैसे मैंने IAS में देखा, जो बेस्ट IAS ऑफिसर्स होते थे वो ग्राउंड से आते थे, हिंदी मीडियम से आते थे. तो अभी इस एग्ज़ाम को या मेरिट ओरिएंटेड एग्ज़ाम को रख के इन लोगों को कम्प्लीटली फिल्टर आउट कर दिया, क्योंकि ये लोग कभी एक कोचिंग सेंटर्स या उसमें नहीं जा पा रहे हैं. अभी इवन IAS में वही प्रॉब्लम हो रहा है, और पूरा MBA और पीपल हु हैव डन इन बिग इंस्टीट्यूट्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक. तो दिस इज द न्यू एज डिस्क्रिमिनेटिव सिस्टम. सो वी हैव अ लार्जर प्रॉब्लम विथ नीट. Tamil said no to NEET because of this issue, because it is not getting represented. Everybody is not getting representation in the system. The A.K. Rajan committee has a beautiful report on how these people have been discriminated. Now coming to the second part of the practicality of doing such a big exam. All over the world, wherever you have had such an objective oriented big exam, it has always failed. एंड इंडिया, हमारे कैपेबिलिटीज सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज कितना है. ये पेपर लीक ये सब होना ही है. इट इज़ अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. जैसे वो NRC करने लगे, वो एक रेसिपी फॉर डिजास्टर था. सिमिलरली यही नहीं, जैसे UPSC एग्जाम्स में तो इतने कॉमनली नहीं आते हैं पेपर लीक के खबरों के. वन एग्जाम नो, UPSC एग्जाम 1 साल चलता है, बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं. एक पेपर से कोई ऊपर या नीचे नहीं जाता है. एक प्रिलिमिनरी रहता है, उसके बाद आपका मेन एग्जाम में लेना पड़ेगा, मेन एग्जाम में रिटर्न आंसर्स लिखना पड़ेगा. ये सब आप फेक करने का इजी नहीं है. फिर वो इंटरव्यू भी रहेगा आपका. यू कैन फेक द सिस्टम. बट दिस लार्ज स्केल ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स जो है, इट इज़ मेड फॉर डिस्क्रिमिनेशन. तो ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाते वक्त 2017 में ऑब्जेक्ट था कि ये स्टैंडर्डाइज करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा,
क्या उसमें फ्लॉज हैं? एनटीए को हटाएंगे तो क्या ला सकते हैं? नीट को हटाएंगे तो क्या होना चाहिए मॉडल एग्जाम्स का? बीजेपी वालों का, ये लोग बेसिकली फासिस्ट लोग हैं और उनका दिमाग नहीं चलता है क्योंकि वो लोग भारत को समझ नहीं पा रहे हैं। वो लोग, एग्जाम्पल देता हूँ, बुलेट ट्रेन रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, और बुलेट ट्रेन रन करने के लिए आपको स्पीड 200+ किलोमीटर रहना पड़ेगा। आज मैं कल देख रहा था, 1-2 साल से हमारा लोको पायलट्स जो है उनका प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट क्या है उनका स्टैट्यूटरीली 2 दिन ड्यूटी के बाद 1 दिन उनको सोना पड़ेगा क्योंकि वो सिग्नल मिस कर देते हैं। तो पहले स्पीड्स 80-90 किलोमीटर था, वो लोग फिर भी मैनेज करते थे। आजकल 130, 140, ये वंदे भारत, ये सब, तो ये लोग सिग्नल मिस कर रहे हैं। और पिछले 3 एक्सीडेंट जो हुआ था वो एक्चुअली हुआ था क्योंकि लोको पायलट का रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो कल इन्होंने स्पीड सब कम किया मगर फिर भी बुलेट ट्रेन रन करना चाह रहे हैं। ये तो सोच है ना, ये लेकिन हैं तो पावर में 10 साल से, अभी भी रहेंगे। लोगों में पैन इंडिया उनका वोट शेयर भी बढ़ रहा है, तो लोगों को उनमें कुछ तो बात नजर आ रही होगी। नहीं, जो पावर में है या ना है, दैट इज अ डिफरेंट नंबर गेम। इसकी मतलब ये नहीं है ये लोग अच्छे कर रहे हैं या लोग उनके ऊपर ऐसे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं है। सी, ऑल दीज मेजॉरिटेरियन रिजिम्स दे वर्क ऑन फियर। आपको कॉन्फिडेंस से नहीं वो आते हैं, आपके डर से आते हैं, आपको डराते हैं। हम नहीं आएंगे तो वो थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, तो हमको, तो ये लोग दूसरे के डर से जीते हैं। तो इनका कुछ जीतने का और हारने का भारत का कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से दे डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। एनआरसी करें, क्या एनआरसी करें? अगर जो अभी ब्रिज के नीचे जो सो रहा है उसके साथ जाके आप डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे उसको, क्या डॉक्यूमेंट देगा वो? और पूरा आप गए किसी को टारगेट करके, और आया क्या? असम में भी क्या हुआ, इन्होंने सीएए लगाने के लिए सर्वे किए, आया क्या? कुछ 15-20 हिंदू लोग को पकड़ा, तो अभी स्टॉप कर दिए। तो ये लोग ये समझ नहीं पाते हैं भारत में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, हमारा प्रायोरिटीज़ क्या है। ये सब इवेंट मैनेजमेंट करने का लोग है और इवेंट ही मैनेज करते हैं। और जबकि जो शायद होना चाहिए था अभी तक, सेंसस हमारा अभी तक पेंडिंग है। कितनी प्रॉब्लमेटिक है ये बात कि हमारा सेंसस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। किसी को पता ही नहीं है क्या है, अभी क्या चल रहा है। हमारा जो पूरा इंडिसेस जो है पॉवर्टी के ऊपर, सब किसी के ऊपर डेटा नहीं है। इनफैक्ट दे आर शेमलेस टू इवन टेल इन द पार्लियामेंट दैट वी डोंट हैव डेटा। तो इन लोगों का जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जो बच्चों को जॉब्स दिलवाना चाहिए वो नहीं करवा रहे हैं। पूरा माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को बर्बाद ही कर दिया ये लोग ने। अभी दे वांट टू वेयर विल दे गेट जॉब्स। सो फिर लोगों को बोलते हैं ये आपका ड्यूटी है, देश के लिए आपको ये करना पड़ेगा। आर्मी को कॉन्ट्रैक्चुअलाइज कर दिए। तो इट्स फनी, इट्स एक्चुअली फनी एंड इट्स वेरी डेंजरस। तो यही बात लोगों को समझाना, मैं लोगों को ये नहीं बोल रहा हूँ, दोषी नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि हमारा दोष है, ये जो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, ये हमको समझाना पड़ेगा ये सब, और हमको ज़्यादा और बात करना पड़ेगा। जब पार्लियामेंट हो, जब वोट टेकिंग हो, जब जय हिंद बेबी हो, हमको बात करना पड़ेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस। जो आइडिया ऑफ इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत, और उसमें क्योंकि इलेक्शन के पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा बना कि अगर ये मेजॉरिटी के साथ आते हैं तो संविधान को बदल देंगे, और जिसके बाद पूरा का पूरा ऑपोजिशन को हम देख रहे हैं कि उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। संविधान के कॉपी को लेकर लोग घुस रहे हैं पार्लियामेंट में, विच इज़ अ गुड हेल्दी साइड। ये आपको लगता है कि तमिलनाडु में इसको लेकर एक एक्चुअली में एक फियर बना था कि संविधान बदलेंगे, दलितों की राइट्स चली जाएंगी, आदिवासियों की राइट्स चली जाएंगी? ये लोग कौन है? ये लोग जो संविधान को पहले, इन द फर्स्ट प्लेस, these are the people who never wanted this constitution. They never got involved in independence movement. Why? उनको भी ब्रिटिश को भगाना था, उनको भी चाहिए था, मगर उनका प्रॉब्लम था वो आइडिया ऑफ इक्विटी से। जो हम संविधान का अंडरलाइंग फंडामेंटल वैल्यूज़ है, उनसे प्रॉब्लम था। एक्चुअली ये लोग मुस्लिम के विरोधी नहीं है, ये लोग इक्विटी के विरोधी है। तो मुस्लिम्स को दोषी दिखाते हैं क्योंकि वो वोट ले पाए मेजॉरिटी कम्युनिटी का, मगर किसका बुरा हाल करते हैं? उसी मेजॉरिटी कम्युनिटी का बुरा हाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कास्ट सेंसस मांगा। कास्ट सेंसस किसके लिए मांगा? हिंदू कम्युनिटी के लिए ही मांगा, उनका मेजॉरिटी के लिए ही मांगा।
कास्ट सेंसस से इनका क्या प्रॉब्लम है? इनका ये प्रॉब्लम है कि जो बंदा 50 साल मेरे जैसे हमारे खेत में बैठता था, वो आके अभी हमारे सामने पार्लियामेंट में बैठ रहा है। यही उनका प्रॉब्लम है, और ये विरोधी है इक्विटी का और हिंदू समाज का। फाइनली बहुत सारी सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म चल रही हैं, आवाज़ें उठ रही हैं कि राहुल गांधी डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स के साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, मुस्लिम्स के घरों को रेज डाउन किया जा रहा है, कि वो संविधान की तो बात कर रहे हैं लेकिन बाकी मसलों पर, जब वो दलितों के बीटिंग की मसले हो, उस पर एक चुप्पी नज़र आ रही है, एक टैसिट साइलेंस नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल कैलकुलेशंस जो भी हों, इलेक्शंस तो हो चुके हैं, क्या ये उम्मीद की जाए कि इन मसलों को जोर शोर से विदाउट मिंसिंग योर वर्ड्स उठाया जाएगा संसद में? नहीं, ये बात गलत है। राहुल गांधी ऐसे शख्स है जो बेसिकली उनका पूरा ध्यान ह्यूमन वैल्यूज़ में रहता है, और हमको भी पार्टी में वही बोल के पुश करते हैं। देखिए, इस फाइट को हम हर लेवल में हमको करना पड़ेगा। इस फाइट को हमको और ज़्यादा स्मार्ट भी करना पड़ेगा। तो उनका काम जो है पूरा देश को जगाना, वो कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, उससे बहुत सारे चीज़ बदला। आज जो नतीजा आया है मेरे हिसाब से, वो आई वुड गिव ऑलमोस्ट the entire credit to him to move forward in spite of various other issues. तो और हम जैसे लोग भी हैं, इट इज़ राहुल गांधी जी जो लीड कर रहे हैं ना, उनका जो अभी हम आ रहे हैं, तो ये हमारे भी काम होता है कि हम हर जगह वही काम करें। तो आई वुड से दैट हिज एंटायर फाइट इज दिस, हिज एंटायर फाइट इज नॉट इवन टू विन इलेक्शंस, इट इज़ ओनली फॉर दिस atrocities that he wants to bring the party which will stand in front of these fellows and the people. I think that is his. वो कैसे कर रहे हैं वो उनकी नॉलेज पे है, मगर वही है अभी तक आइडियोलॉजिकली विदाउट एनी फ्लिंचिंग जो बैठे हैं। और तमिलनाडु में क्या अन्नामलाई एक बड़ा फिनोमेना बन रहे हैं? अन्नामलाई की काम और उनका शैली भी ऐसा ही है, नॉइस ज़्यादा करते हैं। और तमिलनाडु में जो ऑरा बनाए वो तमिलनाडु के लिए नहीं था, क्योंकि तमिलियंस को पता है हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, मगर वो पूरा ऑरा था नॉर्थ इंडियंस को दिखाने के लिए कि मोदी जिस देखो वो साउथ भी कैप्चर कर रहा है। तो एक्चुअली सिनेमा बनाया तमिलनाडु में, दिखाया नॉर्थ इंडिया। चलिए, ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड ऑल द बेस्ट। हम वेट करेंगे कि आप तमाम रेलेवेंट मुद्दों को, गिवन योर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, आप उन्हें और ज़ोर शोर से उठा सकें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो आपका भी बहुत शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। आप मेरे यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब हम नया कंटेंट अपलोड करें। सत्य हिंदी के भी सभी दर्शकों का एक बार फिर से नमस्कार।